अच्छा, लास्ट क्लास में हमने लॉजिकल ऑपरेशन, बूलियन सिलेक्शन, एरे स्लाइसिंग पढ़ लिया था ना, रीशेपिंग, रावेल। नाउ कंबाइनिंग एरेस, कि हम एरेस को कंबाइन जो है वो कैसे करते हैं। बात हो चुकी थी, कर नहीं रहे थे? क्या बात की थी? हाँ, कि व्यू जो है रावेल और रीशेप दोनों इस तरह से कॉपी बनाते हैं कि व्यू बन जाता है, और उस कॉपी के अंदर हम जो भी चेंज करते हैं वो हमें ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज होता नजर आता है। कर लिया था ये ना? हम्म। व्यू के अंदर फील्ड, हाँ, व्यू के अंदर अगर कोई नया डाटा ऐड कर दूं तो क्या वो हो सकता है? अच्छा, मेरा ख्याल है नहीं होगा, लेकिन ट्राई करते हैं, करके देखते हैं इसको। आई एम नॉट श्योर कि, खैर क्रिएट कर देता हूं मैं एक एरे 2 डायमेंशनल। ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक एरे 1D क्रिएट कर देता हूँ। np डॉट क्या कर दूं, रावल। क्या करता है ये? क्या रह गया? हाँ, यहाँ रह गया। रावल में कह रहा है मिसिंग वन आर्ग्यूमेंट। कौन सा रह गया? अच्छा, एरे तो बताई नहीं इसको, एरे 2D। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी? अब इस एरे 1D में क्या करते हैं हम, कुछ ऐड कर देते हैं। हाँ, अच्छा, मेरे पास एक और एरे हो, बस शेप का मसला चेक कर रहा हूँ, करेगा। एंड एरे है और वैल्यूज है। देखो क्या हुआ हमारे पास, हमने, लेकिन अब मसला ये है ना, ये हमें एक नई एरे फराहम करता है ना, यानी एक व्यू को, और इसको हमने कहीं ऑपरेशन में इस्तेमाल किया है। और अगर मैं इसको सेव भी कर लेता हूं तो न्यू में मेरे पास
ये आ रहा है एरे 2D भी मेरे पास चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी जब अपेंड किया हमने तो इट जनरेट्स एन एब्सोल्युटली न्यू एरे, ठीक है। तो नहीं इफेक्ट आ रहा है। अच्छा जी, कंबाइनिंग एरेज का मतलब क्या है कि बहुत सारी एरेज को जो है ज्वाइन किया जाए। क्यों ज्वाइन करते हैं? ज्वाइन करते हैं फॉर ज्वाइनिंग डाटा। शेप चेंज करता है। क्या समझ में आया और क्या समझ नहीं आया, कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करो ताकि मैं। हम्म हम्म। अच्छा देखो, दोबारा से कर लेते हैं उसको, ठीक है। देखो मेरे पास जो है ना एक एरे है, वन डायमेंशनल एरे है, मैंने यहाँ क्रिएट किया, ठीक है। 10 एलिमेंट्स का एक एरे क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं इस एरे 1D को क्या कर रहा हूं, रीशेप कर रहा हूं, ठीक है। रीशेप कर रहा हूं मैं इसको 5,2 में, ठीक है। तो ये मेरे पास एक नई एरे बन जाएगी 2 डायमेंशनल, जिसमें 5 रॉज और 2 कॉलम होंगे, ऐसे ही, ठीक हो गया। अब देखो ये जो एरे 1D है और ये जो एरे 2D है, इनमें क्या ताल्लुक है, कोई है? आपस में क्या ताल्लुक है? बज़ाहिर हमें क्या लग रहा है कि ये एक अलग वेरिएबल में है और ये एक अलग वेरिएबल में है और दोनों की अपनी अपनी कॉपी, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अलग वेरिएबल में सेव होने के बावजूद भी जो कॉपी है वो उसी ओरिजिनल का व्यू है, यानी सेपरेट नहीं है। क्यों जी? नहीं नहीं नहीं। अब मैं एरे 2D के अंदर क्या कह रहा हूं कि भाई एरे 2D में 4,1 कहाँ एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है, यहाँ एग्जिस्ट करता है, ये है ना 4,1। क्या कहते हैं, मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 9 के बजाय क्या हो जाए, 90 हो जाए, ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही। बट क्योंकि ये एरे इस 1D एरे का क्या है, व्यू है, लिहाजा आपको यहां पर भी क्या नजर आएगा, 90 नजर आएगा, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है? हाँ, ये पास बाय रेफरेंस है, स्टोर बाय रेफरेंस है, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा सा ग्लिच है, ठीक है। कि अगर मैं इसकी मेमोरी चेक करूंगा तो वो डिफरेंट नजर आएगी, इसकी फॉर्मेशन डिफरेंट है, तो समहाउ वैसे ही है, लेकिन कुछ चीजों में जो है ना मेमोरी में फर्क है। तो इसीलिए खास तौर पे इसको सिर्फ ये नहीं कहते कि पास बाय रेफरेंस, इसीलिए खास तौर पे व्यू का कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली व्यू का कॉन्सेप्ट है ही है। मैं यहाँ पर एक एरे 1D है, ठीक है, और एक और एरे
बना लिया जाए 1D, उन दोनों से मिला के एक नई एरे बनाई जाए और फिर चेंज किया जाए, उस नई एरे में कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए, तो वो ऑपरेशन दोनों जगह क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। लेट ट्राई करते हैं इसको। मैंने यहाँ पर एरे 1D एक और बना दिया और हमने कहा भाई इसको क्या करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक एरे 1D है और ये हमारे पास एक एरे 1D जो हमने बनाई थी, एक ये वाली एरे 1D, ठीक है। अब हम इसको यूज करें अगर एक नई एरे में, अभी किस तरह यूज होगा, एक एरे 1D ए डॉट रीशेप फाइव बाई टू और प्लस कर दूं एरे 1D, इसको भी रीशेप कर दूं इसमें 5/2। लेट्स सी हमारे पास क्या मिलता है। ठीक है, दो एरेज जो हैं वो हो गई। मैं जरा इसको एक्सेस करता हूँ 1,1 90 ही आ रहा है इसमें। अच्छा, लेकिन ये ऑपरेशन भी हमें नई एरर रिटर्न करेगा। चलो बिला वजह लंबी बहस में जाने से कंबाइनिंग एरेज पे आते हैं। एरेज कंबाइन क्यों करते हैं हम? बेसिकली अब एरे को आप एरे ना समझे, एरे को आप डाटा समझे, ये सारा का सारा हमारा जो है वो क्या होगा, डाटा होगा। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ किसी डाटा सेट को लेके शो कराता हूँ कि भाई हमारा जो डाटा है वो कैसे एरे की फॉर्म में जो है हमें नजर आएगा। ये मेरे पास एक एक्सेल शीट मैंने ले ली है यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो डाटा नजर आ रहा है, ठीक। अच्छा, पांडास की लाइब्रेरी के पीछे भी जो है ये सारी वर्किंग जो है वो किसकी है, नमपाई बेस्ड ही है। लिहाजा मैं अगर डाटा को बोलूं कि मुझे ये कॉलम्स और ये रॉस के इंडाइसेस नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यूज चाहिए, यू विल सी कि ये सब कुछ किस फॉर्म में नजर आ रहा है मुझे, एरे की फॉर्म में। नहीं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जो भी डाटा का आर्किटेक्चर होगा उसके बिहाइंड क्या है, एरे ही है। ठीक है, तो हम लोड कर रहे हैं एंड एवरीथिंग हमें ये एरे की शक्ल में ही जो है वो नजर आ रहा है। जीरो रिकॉर्ड उठाया मैंने, 1101 मैरिजन दिस, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो अब हमें बहुत सारा डाटा जो है मुख्तलिफ सोर्सेज से क्या करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, उसको नया डाटा बनाना पड़ता है। तो खैर
इसलिए हमें एरेज को जो है वो कंबाइन भी करना पड़ता है। अच्छा, बहुत बेसिक ऑपरेशंस मैं नहीं बता रहा हूं। देखो कंबाइन जो है, देखो भाई इधर जरा, अगर मेरे पास एक एरे हो लाइक दिस और एक दूसरी एरे हो, ठीक है, मैं मुझसे कोई कहे कि यार इन दोनों एरेज को जो है वो कंबाइन कर दिया जाए, तो मैं कैसे कंबाइन कर सकता हूं? ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैं एक एरे के बराबर में दूसरी एरे फिट करके इन दोनों को क्या बना दूं, एक एरे बना दूं। लाइक मैं क्या कह रहा हूं कि एक ये ऑप्शन है, इस डाटा को मैं इसके साथ यूं लगा दूं और एक नया डाटा बन जाए दोनों के कॉम्बिनेशन से। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इस डाटा को क्या करूं भाई, इसके नीचे वर्टिकली जो है वो फिट कर दूं, एक नया डाटा बन जाए। तीसरा ऑप्शन क्या है? इस डाटा को मैं 2D से निकाल के इस डाटा के पीछे क्या कर दूं, पीछे लगा दूं, तो दिस विल बिकम अ, क्या बन जाएगा भैया, एक 3 डायमेंशनल डाटा बन जाएगा। तो एक 2D के पीछे एक 2D जो है वो क्या हो जाएगा, लगता चला जाएगा। तो हमारे पास ये जो तीनों तरीके हैं इनको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग, ठीक है, वर्टिकल स्टैकिंग और डेप्थ स्टैकिंग। ठीक है, तीन तरह से डाटा जो है वो क्या हो सकता है, एक दूसरे के पीछे स्टैक हो सकता है। तो अगेन हम क्रिएट करते हैं यहां पर एरे। क्या करता हूं मैं, एक 2 डायमेंशनल एरे दोबारा क्रिएट करता हूं, np डॉट ए रेंज। मैंने यहां पर 16 रीशेप 4,4 एक एरे 2 डायमेंशनल जो है वो क्रिएट कर दिया। यस, लेवल फ्लैट कर देगा, चाहे 2D हो चाहे 5D हो, 1D बना देगा। और शेप के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि हम शेप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एरे 2D ये मेरी ए है, ठीक, और एक और एरे बना देते हैं, एरे 2D ये भी 16 एलिमेंट्स की, बट ये स्टार्ट करते हैं हम कहां से, 16 से 32। ठीक है, दो एरेज हैं हमारे पास, कौन कौन सी भी, ए और बी। ठीक है, अब इन दोनों को स्टैक करना है, कंबाइन करना है। ठीक है, हमारे पास स्टैक का भी फंक्शन होता है और हमारे पास कंबाइन का भी फंक्शन होता है। ठीक है, लाइक जी, like horizontal stacking combine two arrays in a manner where columns of the second array are placed to the right of those in the first array। हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग में क्या हो जाता है भाई, एक एरे के कॉलम जो है वो दूसरी एरे के बराबर में लग जाते हैं। अब क्या करता हूं, क्या हुआ भाई, बेटा पढ़ाई पे तवज्जो दो, मोबाइल वाली को बोलो मैं पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो मेहनत कर रहा हूँ, तुम मुझे तंग कर रही हो। एरे 1D ए और एरे हाँ यार, 2D ए और
2D B क्यों नहीं आ रहा यार? ठीक है, ये डाटा जो है वो क्या हो गया? हाँ, अब देखो, जब ये बात तवज्जो से सुनने की है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? हाँ, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास जब हम हॉरिजॉन्टल स्टैक करते हैं तो बेसिकली क्या चीज इजाफा हो रहा है? कॉलम्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, अगर इसी को वर्टिकल स्टैक कर दूं तो हमारे पास वाई एक्सिस जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्टैक और वर्टिकल स्टैक। और अगर इसको हम कौन सा स्टैक कर दें भाई? डी स्टैक कर दें, ठीक है, तो हमारे पास ये 3 डायमेंशनल जो है उसके अंदर चला जाएगा। अब ये आउटपुट समझ में आ रहा है कि ये z एक्सिस में जो है उसने क्या किया? हाँ, अच्छा, डी स्टैक का जो आउटपुट आता है उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा ना। खैर आप, हाँ हाँ, हमारे पास जो है ना, देखो, ये एरे 1 है, इसको यहां करते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास एक एरे है ना। हम क्या करते हैं भाई? 2 डायमेंशनल है ये। हाँ भाई, 2 डायमेंशनल है। कैसे 2 डायमेंशनल? क्योंकि इसके अंदर हमें कितने ब्रैकेट नजर आ रहे हैं? 2 नजर आ रहे हैं। ठीक, एक हमारे पास दूसरी एरे है, ठीक है, इस दूसरी एरे में क्या चल रहा है भाई? ये चल रहा है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो हमें कंबाइन करना समझ में आ रहा है, उठा के बस सिर्फ नीचे लगा दिया। जब ये मैं डेप्थ स्टैक कर रहा हूं इसको, तो ये क्या कर रहा होगा? आउटपुट को अगर देखें, 016 क्या किया होगा? 016 117, ये पहला 3D स्टैक बना दिया। क्या उठाया होगा इसने? हाँ, दोनों की पहली रो उठाई। किया क्या उसके साथ? फिर ट्रांसफॉर्म कर तो दिया, कैसे किया ये सोच रहा है ना, वो तो करेगा ट्रांसफॉर्म, उसको नहीं है। हाँ हाँ, असल में ये पीछे तो ले गया इसके ऐसे करके ना, ये वाली एरे जो है ये इसके बिहाइंड तो चली गई, ठीक है, बट जो हमारे पास व्यू आ रहा है वो इधर इधर फ्रंट से नहीं आ रहा, सामने से जहां से हम देख रहे हैं वो इधर से आ रहा है। जब इधर से देख रहे हैं तो 016
ठीक है, और इसका 117, समझ रहे बात? इसने स्टैक यूं तो किया, लेकिन आप यूं नहीं देख रहे हैं, आप इधर से देख रहे हैं ऐसे। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आ रही बात? भाई ये एक एरे है मेरे पास, उसने इन दोनों एरेज को क्या कर दिया, स्टैक कर दिया, लेकिन आपको जो नजर आ रहा है वो इधर से नजर आ रहा है, साइड से वर्टिकल नजर आ रहा है, यूं गली बने हुए ना, इसीलिए आपके पास 0, 16, 117, 218 में आंसर आ रहा है। हाँ शायद नहीं, ऊपर से देखता तो फिर नहीं, ऊपर से नहीं, साइड से देख रहा है। खैर ये आउटपुट, अच्छा हम जो है कॉन्कैटिनेट का फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझो भी, जरा समझो। कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट का मतलब ज्वाइन करना, ठीक है। ज्वाइन करते वक्त बातें नहीं करो यार, अच्छा अब मुझे बताओ क्या जवाब आने वाला है। कॉन्कैटिनेट ए और बी, ए और बी में हमारे पास क्या होगी भी, एरे 2D ए और एरे 2D बी, यानी हमारी बी एरे। उन दोनों को एक्सिस 1 पे क्या कर दो, एक्सिस 1 पे कॉन्कैटिनेट कर दो। एक्सिस 1, एक्सिस 1 कौन सा होता है? हाँ एक्सिस 1 कौन सा होता है? वाई एक्सिस होता है या एक्स एक्सिस होता है? हाँ एक्स एक्सिस 1 होता है और वाई एक्सिस 0 या 2। तो हमारे पास जब हमने कहा इसको एक्सिस 1 पे कर दो, क्या कर दो, अब क्या किया इसने, सही किया इसने या हम एक्सिस गलत बोल रहे हैं? हाँ वाई एक्सिस क्या होता है, 1 होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, 0 होता है। हाँ क्या कहते हैं, चलो जो भी होता है, एक्सिस नंबर होता है, एक्सिस नंबर एक चीज होती है, एक्सिस नंबर 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अच्छा अब यहां पर क्या हुआ, जब हमने बोला इसको एक्सिस 1 के ऊपर क्या कर दो, एक्सिस 1 पे स्टैक कर दो, तो व्हाट इट डज कि इसने कौन सा स्टैक करा इसको, हॉरिजॉन्टल स्टैक किया, ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा। और जब हम कॉन्कैटिनेट में कहते हैं एक्सिस 0 पे कर दो, तो ये क्या करता है भाई, वर्टिकल जो है वो ऐड कर देता है। तो ये दोनों बातें याद रखनी है कि हॉरिजॉन्टल स्टैक कहूं, वर्टिकल स्टैक कहूं, या फिर हम जो है कॉन्कैटिनेट करवाएं एक्सिस 1 और 0 के ऊपर, तो हमारे पास जो है वो कैसे आंसर आएंगे। हाँ अच्छा अब इन्होंने कहा भी एक्सिस 2 पे अगर डाल दूं उसको तो क्या होगा हमारे पास, ठीक है, एक्सिस 2 इज आउट ऑफ बाउंड ऑफ एरे डायमेंशन 2, पहले उसको 3D बनाना पड़ेगा एंड देन फिर जाएगा। तो स्टैकिंग जो है हमारे पास मल्टीपल एरेस को हम जोड़ के एक डाटा जो है क्रिएट कर लेते हैं। नाउ जब हम एक डाटा क्रिएट कर लेते हैं स्टैक करके मल्टीपल एरेस को एक एरे बना लेते हैं, तो हमारे पास जो है जैसे अभी आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास कॉलम स्टैक भी है। क्या है? कॉलम स्टैक। कॉलम स्टैक क्या करता होगा?
वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हाँ देख लो यार, np डॉट कॉलम स्टैक, कॉलम स्टैक क्या करो भाई, कॉलम स्टैक एरे 1D को और 2D को क्या कर दो, जोड़ दो। क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल। ये क्या बात हुई यार, कॉलम तो सीधा होता है, ये यूं जा रहा है। इसका मतलब क्या है, समझ में आ रही बात? देखो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्चुअली हम ये कहते हैं कि हमारा जो एक्सिस है ना, वर्टिकल एक्सिस जो है यानी y है, वो इंडेक्स में 1 एक्सिस होता है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो इंडेक्स में 0 एक्सिस होता है। ठीक है, जब मैं कहता हूं कि एक एरे को दूसरी एरे के साथ हॉरिजॉन्टली जोड़ दो, कैसा जोड़ दो, हॉरिजॉन्टली जोड़ दो, तो इसका मतलब क्या, मैं कह रहा हूं एक्स एक्सिस पे जोड़ दो। हाँ मैं ये कह रहा हूं एक्स एक्सिस पे जोड़ दो। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या, अभी दो 5 चीजें दे दो, मैं कहूं आपसे हॉरिजॉन्टल रखो, तो क्या एक दूसरे के ऊपर रखोगे? अबे बराबर में रखोगे ना भाई। तो ये भी क्या करता है, इसको उठा के इसके बराबर में स्टैक कर देता है। यानी इसका मतलब हुआ कि जब मैं किसी चीज को हॉरिजेंटली स्टैक करूंगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ेंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ेंगे। ठीक है, और जब मैं कहता हूं कि भाई इसको वर्टिकली स्टैक कर दो, अब वर्टिकल का मतलब ये कि एक दूसरे के क्या करना है, ऊपर रखना है। जब एक दूसरे को ऊपर रखेंगे तो फिर इजाफा, रॉ नंबर ऑफ रॉज में इजाफा होगा। लेकिन जब रॉ बढ़ती है तो बेसिकली कॉलम की लंबाई बढ़ती है, और जब कॉलम बढ़ते हैं तो बेसिकली रॉ की विड्थ बढ़ती है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का हमें एक्सिस 1 होता है। ठीक है, अब दूसरी बात देखें भी, कॉलम स्टैक कर दो। ठीक है, तो कॉलम स्टैक का मतलब क्या है, एक दूसरे के बराबर में क्या करते जाओ, खड़े करते जाओ। इसीलिए हमारे पास कॉलम स्टैक में जवाब कैसा आ रहा है, हाँ हॉरिजॉन्टल। रिवर्स है ना, रिवर्स है ये, बेसिकली रिवर्स नहीं है, लेकिन हमारे समझने का थोड़ा सा फेर है। अगर मैं इसको यूं समझूं कि कॉलम स्टैक का मतलब है कॉलम बढ़ा दो, रॉ स्टैक का मतलब है रॉस बढ़ा दो, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला मसला भी क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो कॉलम स्टैक के अंदर कॉलम्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, और एक्सिस 1 पे ऐड करने का कह दें अगर, तो इसका मतलब भी क्या है कि एक्सिस 1 जो है वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। खैर, तो ये फर्क जो है याद रखना, क्योंकि रॉ स्टैक कर देंगे हम तो हमारे पास रॉज में जो है वो इजाफा हो जाएगा। नाउ कंबाइन तो हमने कर ली, बहुत सारी एरेज से मिलकर एक एरे बना दी। हाँ, अब ये भी तो हो सकता है कि एक एरे को तोड़कर क्या कर दिया जाए, बहुत सारी एरेज जो है वो बना दी जाए, यानी कि एरेज को क्या कर दिया जाए, स्प्लिट कर दिया जाए। ठीक है, हमारे पास एरे मौजूद है, 2 डायमेंशनल एरे। जी राइट, अब देखो हमारे पास एक 2 डायमेंशनल एरे मौजूद है। मैं क्या कह रहा हूं भाई, एरे 2 डायमेंशन, तुम क्या हो जाओ, नहीं किसने कहा, हॉरिजॉन्टल स्टैक कहां आ रहा है, ये है हॉरिजॉन्टल स्टैक, इसका आउटपुट ये है, और ये है वर्टिकल स्टैक, इसका आउटपुट ये है। हाँ, हॉरिजॉन्टल और कॉलम ये एक जैसा है, और एक्सिस 1 ये एक जैसा है। हाँ बात आपकी सही है, एक से काम चल सकता है तो 3 की क्या जरूरत है।
फारिग हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्प्लिट कर रहा हूं। क्या कहता हूं भाई, एनपी डॉट स्प्लिट, स्प्लिट कर दो एरे 2D को। अच्छा देखो, जब भी कोई चीज स्प्लिट होगी तो वो इवनली होगी। इवनली का मतलब समझते हैं कि बराबर बराबर टुकड़ों में, बराबर बराबर टुकड़ों में। ठीक है, बात समझ गए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, स्प्लिट करने के लिए हमारे पास वही फंक्शन है। कौन कौन से भाई, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। ठीक है, मैंने कहा भाई एनपी डॉट एरे को क्या कर दो, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कर दो। क्या करना है भाई, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कर दो, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कर दो किसको, एरे 2D को। अब हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कैसा होगा, अगर मैं आपसे कहूं एक चीज है मेरे पास, इसको हॉरिजॉन्टली काट दें तो कैसे काटेंगे, ऐसे मुद्दा चलाएंगे या ऐसे मुद्दा चलाएंगे, कैसे करेंगे? हाँ, ये तो वर्टिकली हो गया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारे डब्बे हों और आपसे कहूं कि हॉरिजॉन्टल रख दो तो आप इस डायरेक्शन में लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब अगर मुझे हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करना है तो मैं वर्टिकल काटना शुरू करूँ, ऐसे ऐसे काटना शुरू करूंगा। ठीक है, लेट्स सी। अब हॉरिजॉन्टल स्प्लिट में कहता हूं यार इसको 3 हिस्सों में हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कर दो, हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 है, वो 3 में बराबर कैसे कटेंगे? क्या एक कॉलम बीच में से आधा आधा हो जाएगा? नहीं हो सकता। लेट्स ट्राई। क्यों कहता भी एरे स्प्लिट डजंट सपोर्ट रिजल्ट इन इक्वल डिवीजन, बराबर में नहीं हो रहा है। देन मैं इसको कहूँ यार 2 हिस्सों में तोड़ दो, तो क्या हो गया भाई, हमारे पास कितनी एरे बन गई, एक एरे ये बन गई। देखो ये लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर एक एरे ये रखी हुई है और उसके बराबर में दूसरी एरे ये रखी हुई है। अगर मैं इसमें से कहूं 0 उठाओ तो ये आएगी, और इसी में से कहूं कि 1 उठाओ तो ये आ जाएगी। ठीक है, कितनी हो गई भी, 0 से 1 1 हो गया, ये यूं मारा 2 हिस्सों में हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इसको कह दूं आपको समझाने के लिए कि 4 हिस्सों में तोड़ दो इसमें, देन मेरे पास रिजल्ट जो है वो कैसा आएगा, 4 कॉलम्स आ गए। कितने? 4। मैंने कैसा स्प्लिट किया है, हॉरिजॉन्टल, ठाक 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 सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप चलते चले जा रहे हैं, तो आपके पास 4 कॉलम्स वाली जो है वो एरे आपको नजर आ रही है। राइट, हॉरिजॉन्टल वाली बात समझ में आ गई? हाँ, गुड। अब मैं इसी को कहता हूं कि भाई क्या करो, क्या करो भाई, वर्टिकल स्प्लिट कर दो 2 में, तो क्या होगा भाई? देखो तुम लोग क्या बातें कर रहे हो मुसलसल, हाँ, कोई खास बात है आज? ठीक है, तो ये अब क्या हो गया भाई, वर्टिकल स्प्लिट में अब आप कैसे काट रहे हैं, आप इसको यूं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली जो है वो आपने छुरा फेरना शुरू कर दिया। और इसी को अगर 4 में कर दूं तो 4 रॉस मिल जाएंगी। वही वाली बात है, वर्टिकल काटूंगा तो रॉस मिलेंगी, हॉरिजॉन्टल काटूंगा तो कॉलम्स मिलेंगी। उल्टा जहन में रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसको रॉस में स्प्लिट कर दें, या रॉस में स्प्लिट करने का फंक्शन क्या होगा, तो आपको चॉइस करना है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। एग्जाम में पूछा जाए तो कीप इन माइंड वर्टिकल स्प्लिट करना है। ठीक है, तो
कौन सा स्प्लिट होगा? नहीं, रॉ में स्प्लिट करना है तो वर्टिकल स्प्लिट, और कॉलम में करना है तो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। रिवर्स है एक दूसरे का, एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है। ठीक है। वैसे मैं एक मजे की बात बताऊं, नंपाई का जो टेस्ट होता है उसमें एक भी बंदा पास नहीं हो पाता, इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि अब देखो ये स्प्लिट कर दो एक्सेस 1 के ऊपर, वही बात है बट इन टर्म्स ऑफ एक्सेस। np डॉट स्प्लिट, स्प्लिट कर दो एरे 2D को इसके ऊपर एक्सेस 1 के ऊपर। अब 1 के ऊपर स्प्लिट कर दो मतलब कैसे कटेगा? यूं या यूं? एक्सेस 1 वाई एक्सेस होता है। क्या रह गया? कितने हिस्सों में तोड़ना ये नहीं बताया ना। एक्सिस 1 पे स्प्लिट कर दो, कितने इंडाइसिस? हमने कहा जी 4 में तोड़ दो। देखो भाई देखो क्या बन गया अभी, एक्सिस 1 पे 4 कॉलम्स जो है वो बन गए, और इसी तरह एक्सिस 0 पे 4 रॉस जो है वो क्रिएट हो गए। तो बाद में अपनी खुद ही से जो है ना सामने रख लेना कौन सा किसका पैरेलल है, कौन सा किसका सब्स्टिट्यूट है, ताकि याद रहे। अच्छा जी, नाउ बस अब इसके छोटे छोटे फंक्शंस देखते हैं एरेज के, यूजफुल मेथड्स ऑफ नंपाई एरेज। जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से फंक्शन हैं? अच्छा, ये पूरा मैंने एक कोड जो है यहाँ ले लिया है। क्या कह रहा अभी? m नाम की एरे बना दो, ठीक है, ए रेंज 10 से लेके 19 तक, 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे 3x3 की। एरे प्रिंट करो और सारे बिल्ट इन फंक्शन जो है वो चल रहे हैं। ये एरे क्रिएट हो गई। क्या भाई? मिनिमम ऑफ द इंटायर मैट्रिक्स, m डॉट मिन किया, समझना जरा, तो पूरी मैट्रिक्स में जो सबसे मिनिमम वैल्यू आ गई। इसी तरह m डॉट मैक्स करेंगे तो पूरी मैट्रिक्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आएगी। m डॉट आर्गमिन, आर्गमिन इंडेक्स रिटर्न करता है मिनिमम का, और आर्ग मैक्स इंडेक्स रिटर्न करता है मैक्सिमम का। तो 0 इंडेक्स और 8th इंडेक्स जो है इसके अंदर मिन और मैक्स का है। अब हमने बताया मिन ऑफ एक्स एक्सिस, मिन ऑफ एक्सिस 0, एक्सिस 0 के ऊपर जितनी भी आपके पास रॉज होगी हर रॉ का मिन अलग अलग दे देगा। लाइक ये एरे है, इसकी रॉ, इसकी रॉ, इसकी रॉ, हर रॉ का पहली रॉ का मिन क्या है, ठीक है, और दूसरी रॉ का, मैंने 0 लिखा है 1 लिखा, ठीक है, 10 एक्सिस 0 है देखो भाई। तो इन सारी रॉस का, अब देखो यहां फिर उल्टा हो रहा है थोड़ा सा ना, मैं इसको अलग कर देता हूं ताकि क्या आ रहा है अभी, मिन एक्सिस 0 पर क्या आ रहा है, 10 11 12, यानी सारी रॉज में। देखो ये इसको पढ़ने मैं कह रहा हूं बड़ी मुश्किल हो जाती है एग्जाम में। मैंने एक्सिस 0 यहां लिखा, कह रहा सारी रॉज में मिनिमम कौन है। अब सारी रॉ तो यूं देखेगा ना, इसमें मिनिमम क्या है 10, इसमें मिनिमम क्या है, इसमें मिनिमम क्या है। इसी तरह जब इसको बोला भाई
इस सारे एक्सिस 1 बोला सारे कॉलम में, तो भैया यूं जाओगे ना कॉलम वाइज, तो ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, इसमें सबसे मिनिमम कौन है 10, इसमें सबसे मिनिमम कौन है, इसमें सबसे मिनिमम कौन है, ठीक है, ठीक हो गया। और इसी तरह मैक्स निकाल लो आप, तो मैक्स भी जो है वो आपको बता रहा है, ठीक है। तो ये अच्छे से इसको याद करिएगा, दिमाग लगा के अपने जुगाड़ बना के कि कैसे याद रखना है। अच्छा जी, और हमारे पास किसी भी एरे का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हम निकाल सकते हैं, किसी भी एरे का एरे 1D हमारे पास बनी हुई थी, है ना, और एरे 1D हमारे पास मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, सबको पता है मीन क्या होता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है, और वेरिएंस बताओ क्या होता है, ये क्या बात है, हाँ, कितने लोगों को पता है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होता है? आसान सी चीज है यार, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। चलो नमाज को, फिर उसके बाद जो है ना,
मीन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या बता रहे थे आप लोग? नहीं, मैं तो पूछ रहा था। हाँ, मीन, एवरेज, हाँ हाँ हाँ, क्या होते हैं ये? नहीं। अच्छा देखो, ये हम पढ़ेंगे वैसे तो स्टैट्स वाले पोर्शन में इंशाल्लाह, लेकिन इन शॉर्ट, मीन इज द सेंटर ऑफ द डाटा, ठीक है। और वेरिएंस क्या होती है? वेरिएंस इज द ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अभी नहीं, वैसे जो आप किसी से पूछा जाए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो वी जस्ट से द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, बट बाय डेफिनेशन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना, इज द यूनिट ऑफ वेरिएंस। क्या यूनिट समझते हैं क्या होती है? लाइक मीटर, किलोमीटर। इसी तरह अगर मुझे बताना हो कि वेरिएंस कितना है, तो एक वैल्यू तो आ जाएगी, बट वो डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, वो इन टर्म्स ऑफ हम बताते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो है वो क्या होती हैं? सेंट्रल टेंडेंसी होती है डाटा का, और यूनिवेरिएट एनालिसिस होती हैं, जिसमें हम किसी एक कॉलम या एक फीचर की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ और फंक्शन है हमारे पास छोटे छोटे, सम और प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट नाम से ही पता है आपको कि हमारे पास जो है सम निकालें, प्रोडक्ट निकालें, ठीक है। सम कितना है अभी? पूरी एरे के सारे मेंबर्स का सम, और पूरी एरे के सारे मेंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो कितना है? क्यों? क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट हो रही होगी, और सब जीरो से मल्टा होकर सारे जो है वो जीरो होते जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास कम्युलेटिव सम और कम्युलेटिव प्रोडक्ट होता है। अच्छा, पढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, जब हमारे पास डाटा होता है ना, क्या होता है? डाटा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, नजर आ रहा है? हाँ, ये हमारे पास डाटा है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर।
अब होता ही है कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ वाई एक्सिस पे जो है ना क्या है, एजेस हैं, ठीक है, लोगों की उम्रें हैं। तो एक हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, क्या होगी भाई, मीन एज होगी, ठीक है, क्या होगी, मीन एज होगी। अब मीन एज से मीन एज से कोई डेटा पॉइंट कितनी दूर है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। मीन मीन से कितना वेरी करता है, कुछ डेटा पॉइंट मीन से बड़े होंगे तो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, कुछ डेटा पॉइंट मीन से छोटे होंगे तो वो आपको नीचे नजर आ रहे हैं। अब वेरिएंस जो है वो क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और मतलब ये अगर मीन एज जो है वो 30 है और ये आपको 80 नजर आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्लस 50 पर है, और ये नीचे वाली एज जो 3 साल है वो माइनस किस पर है भाई, 27 पर है। तो वेरिएंस जो है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है। टू मेक इट स्टैंडर्ड हम इसका क्या ले लेते हैं भाई, स्क्वायर ले लेते हैं। तो क्या बना देते हैं उसको, वेरिएंस बेसिकली होता ही डेविएशन है कि कितना डेविएट कर रहा है डाटा किससे, मीन से। मीन पूरे डाटा का होता है और अब वेरिएंस निकालते हैं एक एक पॉइंट का, एंड फिर ऑल वेरिएंस का हम क्या निकाल लेते हैं, वेरिएंस का भी मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो ओवरऑल एवरेज वेरिएंस जो है वो आ जाता है। एवरेज स्टैंडर्ड पूरा डाटा के अंदर कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, डाटा कितना स्कैटर्ड हुआ है। तो बड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन होना अच्छी चीज होती है, या असल देखो मैं फिर बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, ये कमाल नहीं है कि मुझे ये पता होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है, मीन ये होता है। मुझे पता होना चाहिए कि ये है क्या, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। कभी कोशिश की है, हाँ, चलो मैं आपके सामने एक केस रख देता हूँ, ठीक है। केस ये है कि भाई मुझे, इससे मुझे क्या फायदा होगा, अरे भाई केस सुन लो पहले। अब देखो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई मैंने जो है ना एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, इसमें, ठीक है, 10 लाख रुपए है मेरे पास, ठीक है, 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए, अपनी मर्जी जितनी, 1 करोड़ रुपए मेरे पास इन्वेस्ट करने हैं। और मेरे पास क्या नजर आ रहा है मुझे कि एक कंपनी है, जिस एक स्टॉक है जिसका एवरेज प्रॉफिट जो है, क्या, एवरेज प्रॉफिट जो है वो महीने का, फॉर एग्जांपल जो किसी भी इन्वेस्टर को मिल रहा है जो 1 करोड़ पे इन्वेस्ट करता है, वो फॉर एग्जांपल 25,000 रुपये होता है, ठीक है। और एक और कंपनी है जिसका एवरेज प्रॉफिट जो है ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, ठीक है। अच्छा, आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, हाँ, सीधा सीधा मेरा सवाल है, आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अरे सीधा मेरा सवाल है किस में इन्वेस्ट करेंगे, किसी में भी कर दे, दोनों का प्रॉफिट क्या हो रहा है भाई, बराबर मिल रहा है, ठीक है, इतनी सी बात है। हेलो,
हाँ अल्लाह का शुक्र। आओ, हाँ अल्लाह का शुक्र। हाँ हाँ। हम्म। चलो खैर है, ठीक है, आ रहा हूँ। क्या? हाँ उठा लाऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, हाँ ले आओ। अच्छा भाई, अब बात यह है ना, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, किसी चीज की बात नहीं हो रही। अभी प्रॉब्लम यह है कि मैं अगर इन्वेस्ट करने जाऊंगा तो मैं पूछूंगा भाई कि एवरेज तो इतना है, इस कंपनी के प्रॉफिट में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। यानी कि एक कंपनी का प्रॉफिट ऑन एवरेज जो है वो यहां चल रहा है, यूं 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 चल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मेन लाइन से बहुत ज्यादा डेविएट नहीं कर रहा है, ठीक है। और एक कंपनी का प्रॉफिट है जो मेन लाइन से कभी यहां जा रहा है, हाँ, कभी यहां जा रहा है, कभी यहां जा रहा है, कभी यहां जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, कभी यहां जा रहा है। अब दिखाने वाला आपको ये तो दिखाएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा हमारी कंपनी ने मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो इतना दिया है। आप खुशी खुशी ले लेंगे और सुबह उठेंगे दिल का दौरा पड़ जाएगा। क्यों? अब देखो कि यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन किसका ज्यादा है, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है इसका मतलब रिस्क भी वहां पर, अगर वो शूट कर रहा है तो वो गिरेगा भी वैसे। सारी बात है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होने का मतलब क्या है? प्लस भी और माइनस भी, तो भाई बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो छोटी सी मैंने एग्जांपल दी क्या। अब ये कहना बार बार कि भाई ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय एन मीन होता है भाई, इतना काफी नहीं पाए। थिंक इंटरप्रिटेशन देखें, इस्तेमाल कैसे होता है स्टैटिस्टिकली, ठीक है। इसी तरह एक बैट्समैन है, उसने 50 मैच खेले और 5 सेंचुरी मारी, 8 50 मारी। और एक बैट्समैन है जिसने 50 मैचेस खेले, एक भी सेंचुरी नहीं मारी, लेकिन हर मैच में उसका एवरेज स्कोर जो है ना 55 रन है। हु इज द बेस्ट? क्यों भाई, उसने तो सेंचुरी नहीं मारी। अब क्यों आपकी राय चेंज हो गई? अब क्यों? क्योंकि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, दोनों का मीन अप्रोक्सीमेट उतना ही आ रहा है, लेकिन उसके बारे में आप श्योर है कि वो 50 तो मारेगा मारेगा, उसके बारे में श्योर नहीं है वो अंडे पे भी नहीं, उसके चांसेस अंडे पे भी जाने के क्या है, बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे ही नजर आ रहा है ज्यादा है। खैर, तो कम्युलेटिव सम और कम्युलेटिव प्रोडक्ट्स क्या चीज होते हैं? कम्युलेटिव का वर्ड सुना हुआ है ना? कम्युलेटिव का मतलब होता है कि हर पिछली वैल्यू में अगली वैल्यू में पिछली वैल्यू क्या होती जाती है, ऐड होती चली जाती है ना। पता नहीं क्यूमुलेटिव बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। ठीक है। अब जीरो में जीरो थी पहली वैल्यू, अगली 1 थी, दोनों ऐड हुए 1 हुए, अगली वैल्यू 2 थी और 1 उसमें ऐड हो गया, क्या हो गया 3, अगली वैल्यू 3 थी उसमें 3 ऐड हुआ तो 6, अगली वैल्यू 6 थी उसमें 6, 4 थी उसमें 6 ऐड हो गया 10 एंड सो ऑन। इस तरह कम्युलेटिव क्या होता है, प्रोडक्ट भी हमारे पास चलता है, ठीक है। अच्छा, एनी का फंक्शन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। एनी कौन होती है? नहीं होता है कि हमारे पास
हम उसके अंदर ढूंढना चाह रहे हैं, क्या ढूंढना चाह रहे हैं भाई? एनी वैल्यू। क्या क्या कोई भी वैल्यू इसके अंदर क्या है, ग्रेटर देन 5 या समथिंग जो भी है, ठीक है। यानी अरे 1D ग्रेटर देन 10 डॉट एनी, कि भाई इसके अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 10 है। हाँ भी अरे 1D में कह रहा है एक वैल्यू है ग्रेटर देन 10, ठीक है। एनी के साथ मैनी और नॉट मैनी भी है। जी क्या पिछली दफा पढ़े तो थे हमने कंडीशन बेटा, बूलियन सिलेक्शन में हम डाल देंगे वो खुद ही निकल आएगा। यूं पढ़ा था ना, याद करो। एरे 1D आए थे पिछली दफा ना। हाँ जब भी तो ये ऐसी बातें कर रहा हूँ बैकी बैकी, ये आ गई वैल्यू, पिछली दफा करा था ना ये, सबको याद है मास्किंग जी। अच्छा जी, ऑल, क्या सारी वैल्यूज ऐसी हैं? क्या सारी वैल्यूज ऐसी हैं? कैसी? एरे 1D ग्रेटर देन 100, लेस देन 100, लेस देन 100 तो है ना। सारी वैल्यू जो है क्या रह गया? हाँ जी, सारी वैल्यूज 100 से क्या है, छोटे छोटे फंक्शन है, कभी कभी बहुत जो है वो काम आ जाते हैं। अच्छा ये तो यहाँ पे, लेकिन हम अभी जान नहीं छोड़ रहे हैं इसकी। हमारे पास दूसरी बुक भी है, उसके बाद तीसरी बुक भी है, तो हम जगह जगह से सारी चीजें कवर कर लेंगे, ठीक है। व्हाट वी हैव डन सो फार, ये सारी चीजें हमने कर ली हैं, ठीक है। बूलियन इंडेक्सिंग, ओके ओके ओके। फैंसी इंडेक्सिंग, क्या फैंसी इंडेक्सिंग? अभी तक जो इंडेक्सिंग हम कर रहे थे वो फैंसी, फैंसी वाला मतलब क्या, खूबसूरत सी ना, इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूं। तो हमारे पास, अगर मेरे पास डेटा हो, ठीक है, और डेटा जनरेट कर लेते हैं हम, np डॉट रैंडम डॉट रैंड एन, कितना जनरेट कर ले भाई, 5x5, और ये जनरेट करने के बाद हमारे पास एक रैंडम एरे जो है ना वो बन गई। अच्छा फैंसी इंडेक्सिंग में क्या होता है यार, इसका इंडेक्स कॉलम नंबर क्या है, 0 1 2 3 4, एंड रो नंबर क्या है, 0 1 2 3 4। अगर मुझे, आपने प्रीवियसली देखा था कि इस एरे के अंदर से अगर मैं 0 लिखता हूं तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, 0 रॉ, क्या आती है भाई, 0 रॉ। और अगर मुझे कॉलम लेना हो तो, ठीक है, अगर इंडेक्स करूं या स्लाइस करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कॉमा 0, तो क्या हो जाएगा भाई, ऑल रॉस एंड 0th कॉलम। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल आएगा, मुझे कैसा चाहिए होता है, तो फिर क्या लिखूंगा, 0,1। याद है ना स्लाइस जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। व्हाट इफ, मुझे, सुनो भाई, मुझे क्या चाहिए, तरतीब से नहीं चाहिए, रॉस जो है मुझे पहले ये आखिरी वाली चाहिए, फिर ये वाली चाहिए, और फिर ये वाली चाहिए। तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो मैं यहां पर एक लिस्ट बनाता हूं, और लिस्ट के अंदर इसको कहता हूं भाई पहले 4th रो उठाओ,
फिर 1 उठाना, फिर 0 उठाना, फिर 3 उठाना। ठीक है, तरतीब देखो क्या उठाई भाई उसने। पहले फोर्थ रो 1.96 फोर्थ इंडेक्स, देन फर्स्ट 1.72, देन 0.43, देन थर्ड यानी 0.39। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फैंसी इंडेक्सिंग कि हम यहाँ लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस प्रोवाइड करते हैं। इवन कि अगर मैं किसी इंडेक्स को बार बार लिख दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, बार बार सिलेक्ट हो जाएगा। तरतीब वही होगी रॉ सिलेक्ट करने की जो हम यहाँ इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉलम वैसे सिलेक्ट करेंगे, कॉलम लगा के। कॉलम देखो कैसे सिलेक्ट करता हूं। अब मैंने क्या किया, यहां पे लिखा F, और क्या सिलेक्ट करना है मुझे फॉर एग्जांपल ये दोनों कोई से भी कॉलम सिलेक्ट करने हैं, तो मैं रॉ में क्या बोलूंगा, देखो इधर रॉ में बोलूंगा सारी रॉ, क्योंकि सारी रॉ का डाटा चाहिए, कॉमा, और कॉलम में क्या लिस्ट डाल दूंगा 3 2 4 2 0 3 1। क्या लिखा मैंने, जरा गौर से देखो। रॉ को क्या बोल दिया, सारी चाहिए, कॉलम कौन कौन सा पकड़ लो बारी बारी, 2 0 3 1। तो हमारे पास ये कॉलम भी जो है वो उसी तरतीब से आ जाएंगे, राइट। अच्छा जी, टाइम शॉर्ट है, हम फैंसी इंडेक्सिंग के बाद ट्रांसपोज हमने पिछले पढ़ा था। हाँ, ट्रांसपोज क्या होता है, रॉ को कॉलम में, कॉलम को रॉज में चेंज कर देना। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं F.T, ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी कहलाती है, और F. ट्रांसपोज फंक्शन भी इसका मौजूद है। इट वर्क्स द सेम वे, जैसे ये प्रॉपर्टी और फंक्शन दोनों क्या है, सिमिलर वर्क करते हैं, दोनों का काम सिमिलर है। एक और चीज होती है, इसको हम कहते हैं स्वैपिंग एक्सिस, एक्सिस स्वैप करना। ट्रांसपोज में भी यही हो रहा होता है, एक्स एक्सिस वाई बन जाता है, वाई एक्सिस क्या हो जाता है, एक्स बन जाता है। अच्छा, कुछ फंक्शन मौजूद है, np.square, ये मैं करवा दे रहा हूं, खुद ही कर लेना। np.exponential निकालना, और np.maximum ऑफ 2 arrays x y में जो मैक्सिमम वो निकालो, हर रॉ या हर कॉलम से वो मैक्सिमम निकाल के देगा। इसी तरह np.mod f, mod f दो चीजें रिटर्न करेगा, रिमाइंडर एंड होल पार्ट। इसकी ये है यूनिवर्सल फंक्शंस। मैं यहां लिख देता हूं यूनिवर्सल फंक्शन नोटबुक के अंदर, सो दैट आप जाके जो है उसके छोटे छोटे ये पार्ट्स जो है, बेटा मैं घर पे आके बता दूं सब, हद हो गई यार। लाइन नंबर, पेज नंबर, बाजी के बाद ट्यूशन पढ़ रहे हो क्या? अच्छा, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंशियल, और np डॉट मैक्सिमम, ये मैक्स वाला नहीं है, देखो मैक्सिमम का फंक्शन है, इसलिए दोनों एरे ले रहा है x और y, और उन दोनों की पोजीशन पे जो बड़ी वैल्यू उसको सिलेक्ट कर रहा है। इन दोनों में से मैक्स में क्या आ जाएगा भाई, 86, इन दोनों में से क्या आ जाएगा 1.0, इन दोनों में से क्या आ जाएगा 1.3, इन दोनों में से क्या आ जाएगा 0.6, इन दोनों में से 0.85, इन दोनों में से 0.2, इन दोनों में से 0.7। ठीक है, हाँ दोनों कंपेयर निकाल दें। इस तरह मॉड एफ ये क्या करता है, होल पार्ट और डेसिमल पार्ट ये अलग करके देता है, रिमाइंडर और होल पार्ट। रिमाइंडर की एरे में सारे रिमाइंडर आ जाएंगे नहीं, डेसिमल पार्ट और होल पार्ट में सारे इंटीजर पार्ट आ जाएंगे। ये छोटे छोटे फंक्शन है, वैसे यूज नहीं हो रहे होंगे, लेकिन कभी कभी लॉजिक में क्या पड़ जाता है, हमें यूज करना पड़ जाता है, तो इसलिए पता होना चाहिए, इसलिए गो थ्रू कर रहा हूं। फिर हमारे पास स्क्वायर रूट, लॉग, साइन, सील फ्लोर, पता है मैथ्स में पढ़ा था हमने, सील फ्लोर पढ़ा था।
स्टील और फ्लोर पढ़ा था ना? नहीं? अरे यार, इंपोर्ट मैथ के अंदर हमारे पास मैथ डॉट सील क्या करता है? अगर मैंने यहां पर एक वैल्यू दे दी है, क्या जवाब आएगा इसका? हाँ, 13। और अब क्या जवाब आएगा? 13। सील का फंक्शन वैल्यू को ले जाता है टूवर्ड्स वेरी नेक्स्ट बिगेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर, यानी 12 के बाद जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा? 13 होगा। बिगेस्ट तो इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। एंड सिमिलर वे अगर हमारे पास मैथ डॉट फ्लोर कर दिया जाए तो फ्लोर टेक्स दिस टूवर्ड्स द प्रीवियस बिगेस्ट इंटीजर। कहां ले जाएगा ये? प्रीवियस बिगेस्ट इंटीजर। तो 12 से पीछे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? 11। 12 के पीछे, ठीक है। अच्छा 12 आएगा ना पहला, तो 11 क्यों आएगा? ठीक है। नहीं, ये लॉजिक नहीं है। इसमें इधर क्यों नहीं हटाया ऐसे? हाँ, बस सील का मतलब होता है छत, यानी कहां जाएगा? ऊपर। फ्लोर का मतलब क्या होता है? कहां जाएगा? फर्श पे। बहरहाल यहां पर भी है सील और फ्लोर। राउंड एलिमेंट टू नियरेस्ट इंटीजर प्रिजर्विंग द डेटा टाइप आर इंट मॉड एफ फ्रैक्शनल इंटीजर को अलग कर देता है। इज एन, इज फाइनाइट, इज इनफाइनाइट, ये रिटर्न करता है बूलियन वैल्यूज। मैथमेटिकल अपना प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, पावर, ठीक है। ये सारे पता होने चाहिए। ग्रेटर, ग्रेटर, इक्वल, लॉस, इक्वल, ठीक है। एरे ऑपरेशंस, एरे ओरिएंटेड ऑपरेशंस भी हैं कुछ, इस पे नहीं जा रहा हूं, आगे आ रहा हूं एक चीज के ऊपर, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड। मीन, मीडियन, मॉड, सम, अभी पीछे देख के आ रहे हैं। कम्युलेटिव सम, कम्युलेटिव प्रोडक्ट, आर्ग मैक्स, आर्ग मीन पढ़ लिए, बता रहा हूं, इधर भी आएंगे, इस बुक में दोबारा आ रहे हैं। सॉर्टिंग करना, एरे डॉट सॉर्ट, ठीक है। यूनिक का फंक्शन, यूनिक वैल्यू दे देगा एरे में से। सेट की लॉजिक है, डुप्लीकेट खत्म कर देगा। एरे को सेव भी कर सकते हैं और लोड भी कर सकते हैं। ये चैप्टर पूरा देख लेना। 4.5 इसका टॉपिक है, लीनियर अलजेब्रा। यहां इनवर्स निकलेगा, डिटरमिनेंट निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं यहां हेडिंग में डाल रहा हूं, कोशिश कर लेना, ठीक है।